सरकार में आपकी सुनी जा रही है, ब्यूरोक्रेट्स सुन रहे हैं। देखिए एक बात समझे तिवारी जी, उमेश कुमार विधायक के नाते लड़ाई नहीं लड़ता। उमेश कुमार अपने दम पे लड़ाई लड़ता है। मेरे क्षेत्र के काम को, उसके विकास को रोकने का कोई प्रयास करेगा तो मैं किसी की भी ईंट से ईंट बजाने से पीछे नहीं हटता। हमने कितने मुख्यमंत्रियों से लड़ाई लड़ी है, पूरा देश पूरा प्रदेश जानता है। जेल भी गए हैं, इनाम भी रखा गया, कुर्की भी हुई, वांटेड भी हुए, लुकआउट सर्कुलर हमने खुद कवर किया उस दौर को। तो इसलिए मैं ज्यादा तनाव लेने वालों में से नहीं हूँ। काम तो मेरा करना पड़ेगा, कोई नहीं। सरकार किसी की भी हो, उमेश कुमार की सुननी पड़ेगी, वरना सरकार किसी की भी हो, आपको सुनना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आज देहरादून से निकलकर हम आए हैं रुड़की, ये सोच करके जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और 3 दिन का विशेष सत्र जब देहरादून में आयोजित हुआ तो आखिर 25 सालों का जो सफरनामा है उसको माननीय किस नजरिए से देखते हैं। उस पल का गवाह मैं भी बना जब 3 दिन सत्र चला। होना तो चाहिए था विकास की बातें, पिछले 25 सालों के सफरनामे में क्या खोया क्या पाया की बातें, लेकिन निकला क्या? निकला वो जो शायद 2027 में बनेगा एजेंडा विधानसभा चुनाव का, वो है पहाड़ी और मैदानी का। एक तरफ जहां कांग्रेस के हरीश रावत कहते हैं कि गैरसैंण विधानसभा बनाएंगे, तो वहीं एक और विधायक है वो कहते हैं कि नहीं, देहरादून ही बननी चाहिए विधानसभा। इन सब के बीच में कौन बन रहा है उत्तराखंड का चौधरी? जी हाँ, भाजपा के जो धर्मपुरी विधायक हैं, बड़े अनुभवी हैं, उन्होंने सत्र के दौरान एक विधायक को कहा कि आप उत्तराखंड के चौधरी मत बनिए। यहीं से पूरी बात घूम गई, बात आ गई पहाड़ी और मैदानी पर। फिर क्यों ना पहाड़ी और मैदानी पर आज बात कर ही ली जाए। कर ली जाए बात इस बात पे कि आखिर ये उत्तराखंड किसका है, पहाड़ किसका है, उत्तराखंड बनाया किसने, उत्तराखंड किसके लिए बना है। उमेश कुमार जी हमारे साथ हैं। हम आज यहाँ पर आए हैं रुड़की में ये जानने के लिए कि आखिर जो कहते हैं लोग वो करते क्यों नहीं है, किसका है उत्तराखंड। उमेश कुमार जी, आप कहते हैं कि ये पहाड़ी मैदानी की बात करके बांटने की कोशिश की जा रही है, क्यों की जा रही है? उत्तराखंड इस राज्य की सीमाओं के बीच में जो भी व्यक्ति रहता है, ये उत्तराखंड उसका है। जो व्यक्ति इस राज्य की अखंडता, एकता में आस्था रखता है, ये उसका है। जो व्यक्ति अपने आप को कहता है हाँ मैं उत्तराखंडी हूं, ये उत्तराखंड उसका है। उत्तराखंड किसी का एक का नहीं। बात रही बांटने की, तो आप अगर इतिहास उठाकर देखें, जितना काम मैंने उत्तराखंड के लिए किया, चाहे वो कोरोना काल रहा हो या केदारनाथ जी की आपदा रही हो, कौन व्यक्ति है जो कोविड के समय में 6,500 प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य में लाया? चार्टर प्लेन से लाया, ट्रेन से लाया, बसों से, कारों से लाया। 35 से 40 हजार परिवारों को राशन पहुंचाया। उत्तराखंड के चप्पे चप्पे पर इसके गवाह हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, इंफ्रारेड मशीनें, ऑक्सीमीटर्स गांव गांव पहुंचाए, हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाए। उसके बाद मैंने अभी 26 मार्च 2025 को, जब 26 फरवरी जब सदन चल रहा था, तो मैंने सदन में कहा था कि ये पहाड़ प्लेन की चिंगारी को मत छेड़। इस देश का रक्षा सलाहकार उत्तराखंड से आते हैं। दिल्ली में 2 विधायक उत्तराखंडी हैं। इस देश के सबसे बड़े राज्य प्लेन के, जहां 25 करोड़ लोग रहते हैं, उस राज्य का मुख्यमंत्री कहां से है? उत्तराखंड से है। योगी आदित्यनाथ जी, जिनको अजय मिश्र जी के नाम से जाना जाता है। 50 लाख से 70 लाख के बीच प्रवासी उत्तराखंडी, इस राज्य का रहने वाला व्यक्ति बाहरी राज्यों में काम करता है। मेरा विरोध इस बात का नहीं है, हमने तो हमेशा आस्था में रखा ध्यान। लेकिन अब आप ये कहें कि जो तेलंगाना में रह रहा है वो कहे जय तेलंगी, जो तमिलनाडु में रह रहा है वो कहे जय तमिलियन, जो दिल्ली में रह रहा है जय दिल्ली। भाई जय उत्तराखंड, जय पहाड़।
मैं कहता हूँ जय पहाड़ी कहने में भी किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप कहें कहना पड़ेगा तो रहने देंगे, ये गलत है। कुछ लोग इस आग को धीरे धीरे बढ़ावा देते रहे अपनी राजनीति के कारण। और आप सदन का मेरा बयान को जरूर उठाकर देखिएगा, जब मैंने कहा था ये चिंगारी यहाँ से निकलेगी तो दूर तक जाएगी, तब लोग मेरी बात को मान नहीं रहे। आज वही बात रही चौधरी की, तो उत्तराखंड का चौधरी तो कोई भी नहीं है। उत्तराखंड के चौधरी तो जो हमें चौधरी बता रहे हैं वो भी नहीं है। बाकी उनकी चौधराहट की बात है, हमने तो उनको आज कहा है धर्मपुर से निर्दलीय लड़िए, हम आपसे वादा कर रहे हैं खानपुर से निर्दलीय लड़ेंगे, पता लग जाएगा कौन चौधरी है कौन नहीं। अच्छा, एक सवाल है सर, चौधरी बने की बात उत्तराखंड में क्या ये इस कल्चर में रहा है? क्या कोई एजेंडा सेट किया जा रहा है 2027 के लिए जो भाजपा परोक्ष रूप से अपने विधायकों से कहलवा रही है? क्योंकि जिस तरह से वो कह रहे हैं आपको टारगेट कर रहे हैं, कांग्रेस को ना करके, कांग्रेस को करते मुख्य विपक्षी पार्टी। देखिए, हरिद्वार में अगर उनको लगता है कोई व्यक्ति मुखरता से लगातार सदन में, आप उठाकर देख लीजिए इतिहास, मुझे लगता है सदन में जितनी मुखरता से मैंने बात की है कोई करता नहीं। लोग पेपर पर्ची सब बना के रखे लंबे, हम तो आप कभी भी उठा के देख लीजिए, हमने कभी किसी पेपर का कोई इस्तेमाल नहीं किया, सीधी बात की। हमारे तो टिप्स पर एक एक बात है। आप मुझे बताइए, आप किस उत्तराखंड देवभूमि की बात करते हैं जहां आपने 12 शराब की फैक्ट्री लगा दी थी? मैं इसी पर आ रहा था कि आपने विधानसभा में भी ये बात बिल्कुल गिनाई सीरीज से, देवताओं के नाम पर फैक्ट्री। आप मुझसे 2002 से लेकर आज तक के भ्रष्टाचार पर बात कर लीजिए, मैं आपको एक एक घटना एक एक क्रम में बता दूंगा कि कब क्या हुआ। मुझसे ज्यादा कौन इस उत्तराखंड के बारे में जानता है? और जो मंत्री संतरी जो बातें करते हैं वो भी अच्छे से जानते हैं कि उन सब की कुंडली में बहुत अच्छे से जानता हूँ कौन क्या करता है। तो इसलिए मैं इसीलिए कहता हूँ मुझसे ना उलझे, सदन में अपने मुद्दों की बात करें, जनहित की बात करें। तो देखिए, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के लोग ये बाहरी तो नहीं। जो लोग इस राज्य में 2 राज्य बनने से पहले रह रहे हैं वो इस राज्य के हैं, वो यहाँ के मूल निवासी हैं। राज्य का जब देश का विभाजन हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। ऐसे ही जब उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और उत्तराखंड का जन्म हुआ तो जिन्हें उत्तर प्रदेश में जाना था वो जा सकते थे, उन्होंने उत्तराखंड को चुना, उत्तराखंडी हैं। तो दूसरी बात, रामपुर तिराहे की काली रात जब वो जघन्य कांड हुआ वहां, तो वहां लोगों को पानी पिलाने वाले, लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने वाले, माताओं बहनों की इज्जत आबरू की रक्षा करने वाले मैदानी थे। उत्तराखंड के शहीदों के नाम पर जो स्मारक बना उसके लिए जमीन देने वाला कौन है? मैदानी। फिर ये भेदभाव, ये प्लेन पहाड़ क्यों? इस देश की अनेकता में ही एकता है। इस देश की जो अखंडता है, संप्रभुता है, वो यही है कि हम सब हिंदुस्तानी। अब हम राज्य के अंदर भी बांटना शुरू कर दें, ये प्लेन ये पहाड़, तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक समय आ जाता है जब आप सुनते सुनते रोज, आप मुझे बताइए, देहरादून में एक डॉक्टर प्लेन के रहने वाले थे, उनके रेस्टोरेंट में टेबल के ऊपर जूता रख के उन्हें कहा गया कि तुम प्लेन के हो, तुम्हारा इलाज कर देंगे। सैनी एक दरोगा जी थे, उनको सार्वजनिक अपमानित किया गया सिर्फ राजनीति के लिए। आप पहाड़ प्लेन का मुद्दा, मैं पहाड़ी तू प्लेन का, तेरा अपमान करूंगा। पहाड़ में बहुत सारी जगहों पर रोज वीडियो देखते हैं, कोई सब्जी बेचने जा रहा है, सामान जा रहा है, तो कहाँ से आया है? तो प्लेन का, रोटी का, हरिद्वार का। अब ये अच्छी बात नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि चिंगारी नहीं भड़कानी चाहिए, क्योंकि जब ये चिंगारी भड़क जाती तो फिर इसको कोई थाम नहीं सकता। अच्छा, बीते दिनों जब पहाड़ पे गए तो पहाड़ों पर नया कल्चर आ गया है, बाहर गाँव के बोर्ड लगा है, यहाँ पर गैर पहाड़ियों का, राहगीरों का और सामान बेचने वालों का आना मना है, वर्जित है। इस तरह की जो भावनाएं पहाड़ पर चढ़ती हैं, तो लोग कहते हैं कि 2 तरह के उमेश कुमार हैं। एक जो कहते हैं गैरसैंण विधानसभा के लिए वो संघर्ष करेंगे, गैरसैंण जाएंगे, धरना देंगे, फेसबुक पे डाला था। अब आप कह रहे हैं कि हरिद्वार को अस्थायी राजधानी बनानी चाहिए। आप किस तरह की बात करना चाहते हैं? तब लोग कंफ्यूज हैं। मैंने तब भी कहा था कि गैरसैंण उत्तराखंडियों का मूल भावनाओं का मुद्दा था, वो उनकी राजधानी होनी चाहिए, बनाए ना। आज तक सरकारें किन की रही? पहाड़ के लोगों की नहीं रही।
सरकारों को बनाने वाले मुख्यमंत्री कौन रहे, सरकारों के मुखिया कौन रहे, सरकारों के मंत्री कौन रहे, राजधानी बना लेते। आप गैरसैंण की बात नहीं करते, इधर उधर की बात करते हो भाई। दूसरी बात, देहरादून का जो एक अर्बन स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा लड़खड़ा गया है। कहीं बस्तियां बन गई हैं, कहीं नाले खाल हो गए। आप देखिए ना, इस बार जब पानी आया तो क्या स्थिति थी, कैसे कैसे मकान बह गए, नदियां घेर ली गई हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक दोबारा से जिस तरीके से चंडीगढ़ और अन्य शहरों का एक अर्बन डेवलपमेंट प्लान बनाया गया, वैसे ही बनाया जाए। हरिद्वार में हमारे पास जगह है, स्कैटर्ड है, हमारे पास लैंड बहुत है, तो दिक्कत क्या है? मतलब आप देहरादून को स्थायी राजधानी बनाते हो, हरिद्वार को क्यों नहीं बना सकते? गैरसैंण को आप राजधानी बनाना चाहते हो, बनाओ, मर्जी है आपकी, बनाओ नहीं बनाओ। इतना पैसा एक कर्ज में डूबा प्रदेश कैसे लाएगा? वहां कर्जे की जरूरत ही नहीं, वहां तो सब कुछ बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर। हरिद्वार में तो सब कुछ है, हमें आपको करना क्या है? हरिद्वार में एक से एक बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, मेला भवन की बिल्डिंग है और बहुत सारी जगह। यहाँ कोई कर्जे में डूबने की बात नहीं है। जितनी बार आप 2 बार गैरसैंण में विधानसभा कराते हैं 2 दिन की, उसमें कई सौ करोड़ रुपए लग जाते हैं। उतने का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बना दीजिए। देखिए जैसे ही लोग बाहर से आने वाले हरिद्वार से प्रवेश करेंगे, हरिद्वार उत्तराखंड का द्वार है। आप हरिद्वार को क्यों अनदेखा करना चाहते हैं? हरिद्वार के विधायकों को अनदेखा करना चाहते हैं, हरिद्वार के लोगों को अनदेखा करना चाहते हैं, अच्छी बात नहीं है। तो उमेश कुमार की लड़ाई हरिद्वार को लेकर है या उत्तराखंड को लेकर है? मेरी लड़ाई हरिद्वार के मुद्दों की लड़ाई है। मैं हरिद्वार से विधायक हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं हरिद्वार की लड़ाई को लड़ूं। तो आप बड़ा कैंवस उत्तराखंड की बात यह है कि मैं उसके बाद मैं उत्तराखंडी हूँ। उत्तराखंड की जिम्मेदारी भी हमारी है, उत्तराखंड के लोगों की मूल भावनाओं की भी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन पहले अपना घर ठीक कर लें, उसके बाद हम बाकी भी करेंगे। और मैं तो कहता हूं, मैंने सदन में कहा, जब मैंने सदन में कहा कि बहुमत की सरकार बैठी है, सारे विधायक हैं, 70 के 70 विधायक हैं जी, हाथ उठा दो, कह दो गैरसैंण में राजधानी बना रहे हैं। आपने कहा नियत साफ नहीं है, खुद की नियत साफ नहीं है। ऊपर से जीतते हैं, पहाड़ों से जीत के आके नीचे बस जाते हैं हरिद्वार देहरादून में। और सबसे बड़ी बात, हरीश रावत जी कहाँ के हैं? अल्मोड़ा के। लड़ते कहाँ से हैं? हरिद्वार से। पत्नी कहाँ से लड़ा रहे हैं? हरिद्वार। बेटा कहाँ से लड़ाया? बिल्कुल। बेटी कहाँ से लड़ाई? बिल्कुल। त्रिवेंद्र जी कहाँ से हैं? पौड़ी से। कहाँ से लड़ रहे हैं? बिल्कुल हरिद्वार से। निशंक जी कहाँ से हैं? सारे पर्वतीय हैं और मैदानी। अब मुझे बताइए, आप हरिद्वार से परहेज भी है और लड़ना भी हरिद्वार से ही है। इसीलिए कहता हूं मैं कि हरिद्वार के सांसद जो बनते हैं उनका बटन देहरादून से दबाया जाता है। लेकिन इस बार आप देखिएगा, हरिद्वार की जनता अपना सांसद चुनेगी, उसको चुनेगी जो यहाँ रहता है, जो यहाँ पे यहाँ के लोगों के सुख दुख को समझता है। कोई भी हो, कोई शौक ये नहीं है कि उमेश कुमार ही सांसद बने पर हरिद्वार का सांसद बने। ये इस बार सुनिश्चित किया जाएगा और ये बात इन लोगों को भी समझ में आएगी जो ऊपर से आके नीचे लड़ते हैं कि इस बार बहुत कठिन है डगर पनघट की। अच्छा, बात आपके दोस्त की करते हैं, धामी जी मुख्यमंत्री हैं। अब वो कह रहे हैं कि नीली हरी लाल चादर वालों को जमीन नहीं कब्जाने देंगे। क्या उत्तराखंड का जो मिजाज अब तक का रहा है देवभूमि का, वहां पर ऐसे बयान स्वीकार्य हैं? और किसको टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि मैदानी एरिया में ज्यादातर लोग वही हैं जिस पर कि पक्ष विशेष को या जाति विशेष, धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है। देखिए, ऐसा है कि राजनीति सर्व समाज की होती है। किसी एक धर्म को, एक जाति को, एक बिरादरी को टारगेट करके राजनीति नहीं की जा सकती और वो जमाना नहीं रहा। ये उन्हें सोचना चाहिए कि मुझे क्या कहना है, ये उनका विवेक है। हमें क्या करना है, ये हमारा विवेक है। सर्व समाज की बात है, हम लोग सर्व समाज की राजनीति करते हैं। मेरी विधानसभा में 36 बिरादरी रहती है। एक बिरादरी से राजनीति करूंगा तो कोई विधायक नहीं बन सकता। इसलिए हर समाज को साथ लेके चलना चाहिए। ये डेमोग्राफी जो चेंज करने की बात करते हैं ना, ये डेमोग्राफी चेंज हुआ भी हो तो भी मानना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री को हरी लाल चादर की बात करनी चाहिए? नहीं कहना चाहिए। क्यों कहा होगा? आपको क्या लगता है? ये उनके जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है? उनके दिमाग की बात है। उन्होंने क्या सदन में, ये उनको क्या दिमाग में उनके अचानक नहीं, ये उन्होंने प्रवासी जो उत्तराखंडी थे उस समय बोला। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, फिर प्रवासी
2000 के बाद जो आए प्रवासी होंगे, पर 2000 से पहले रहने वाला है कोई प्रवासी नहीं। नहीं, प्रवासी सम्मेलन जो किया, देश भर के लोग आए थे, उस कार्यक्रम में उन्होंने सदन में भी कहा कि लाल हरी चादर वालों को जमीन कब्जाने नहीं देंगे। भाई ऐसा है, ये राजनीतिक स्टंट है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है और उनकी विचारधारा क्या है ये पूरा देश जानता है। तो मुझे लगता है कि इसमें मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। नहीं, आपके मित्र है तो सुझाव देंगे कभी? नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ नहीं कहनी चाहिए उनको ऐसी बातें। मित्र हैं मेरे, और आज से नहीं 25 साल से मित्र हैं, और मुझे लगता है कि मित्रता अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह है। जब भी हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना है, हम सदन के अंदर बोलें। हमने कभी ये सदन में जाने के बाद जैसे एक जुडिशरी में जज जब अपनी सीट पर बैठ जाते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि मेरे सामने मेरा अपना है, मेरा पराया है, मेरा कौन है। जब आप सदन में प्रवेश कर जाते हैं तो फिर आप ये भूल जाना चाहिए आपको कि कौन आपका मित्र है, कौन साथी है, कौन आपका सहयोगी है। फिर आपके लिए सबसे पहले है जनता, आपके विधानसभा की, उसके बाद आपके राज्य की। आप उनके मुद्दों पर बात करिए। अच्छा, आप जिस विधानसभा को बिलोंग करते हैं, जिस लोकसभा की आप बात कर रहे हैं, हरिद्वार, रुड़की, मैंगलोर, जो भी आसपास मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, क्या यहाँ के वाकई मदरसे जो पढ़ा रहे बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं जो अप टू मार्क नहीं है, इसलिए बंद करना उचित है? क्या आपको लगता है कि सरकार का ये फैसला उचित है? देखिए, एक बात बताइए मुझे कि इतने लंबे समय से व्यवस्था चल रही थी, 2014 से लेकर 19 तक आपको ये क्यों नहीं याद आया? आपको अभी क्यों नहीं याद है? बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो एफिलेटेड हैं, जो जिनका पंजीकरण है, उनको आपको खोलना भी पड़ा है दोबारा। एक प्रणाली इतने लंबे अरसे से चली जा रही है और जिनके लिए चली आ रही है वो संतुष्ट हैं, आप क्यों परेशान? क्या ये एजेंडा सेट किया गया 2027 को लेकर, जैसे यूपी में चला, असम में चला? बिल्कुल एजेंडा है, मुस्लिम करना, बिल्कुल एजेंडा है ये। आप साफ देख सकते हैं। आप हेमंत बिश्व शर्मा जी की भाषा देखिए, वो किस तरीके से भाषा कर रहे हैं। बिहार में जाकर उन्होंने बोला है वो, मतलब कितनी बड़ी बात उन्होंने वहां से बोली। बिल्कुल, मुझे लगता है ये सब बातें इस देश में नहीं करनी चाहिए। आप हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को पराया नहीं कर सकते, खास तौर पे उन्हें नहीं कर सकते जिन्होंने विभाजन के समय इस देश को चुना। इस देश में जब आप बात करते हैं तो फिर आप कलाम साहब की बात क्यों करते हैं? फिर राष्ट्रपति क्यों बनाए गए थे? अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय कैप्टन सोफिया, आप सोफिया जी को आपने क्यों आगे फ्रंट पे किया? आप संदेश क्या देना चाहते हैं पहले तय कर लीजिए कि मुझे शाम को संदेश क्या देना है। दोनों तरफ तो ताली नहीं बजाई जा सकती, तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। बीते दिनों मैंने बात की त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से, जैसे मैंने आपका नाम लिया थोड़ा बिदक से गए, बोले मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मैंने लास्ट इंटरव्यू जब आपका किया था तो आपने कहा था 10 सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसको लेकर मैंने उनकी प्रतिक्रिया जानी कि वो क्या कहते हैं। उन्होंने मुझे उस व्यक्ति के बारे में कोई बात नहीं करनी है। ऐसा क्या हो गया कि जनप्रतिनिधि के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री बात ही नहीं करना चाहते? मतलब हत्या से क्यों बढ़ रहे हो? तो चाचा नाराज हैं, उससे क्या करेंगे बताइए। उनके खिलाफ मैंने इतने भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए। ये उत्तराखंड को जो 12 शराब की फैक्ट्रियों की देन है, किसकी है ये? यहाँ पे सदन में भी 2018 से 2020 के बीच में देश के प्रथम संगम देवप्रयाग में हिलटॉप शराब की फैक्ट्री किसने लगवाई? त्रिवेंद्र सिंह रावत। ज्वालपा धाम में श्री राम एग्रीवेंचर्स के नाम से फैक्ट्री, भगवान के नाम पे आपने आरोप लगाया, श्री राम एग्रीवेंचर्स के नाम से फैक्ट्री शराब की किसने लगवाई? भीमताल में शीतला माता देवी के नाम से शीतला माता डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड किसने लगवाई? जो व्यक्ति राज्य में देवी देवताओं के नाम पर शराब की फैक्ट्रियां लगवा दें, वो मेरे बारे में क्या बोलेगा? मैं तो कहता हूँ जब चाहें, जहां चाहें, जिस सार्वजनिक मंच पे चाहें आइए बहस कर लीजिए। सूर्यधार लेक का कौन सूत्रधार था? रिजॉर्ट बनना। आप ये बताइए कि सूर्यधार लेक आपने अनाउंस क्यों नहीं करी थी? क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर ने बताया था कि अगर अनाउंस कर दी तो जमीनें करोड़ों की हो जाएंगी। उससे पहले सारी जमीनें आपके पार्टनर ने खरीद लिया, आधा आपका रिजॉर्ट बनाया जा रहा है। चामासारी में जमीनें किसकी हैं? चामासारी में संजय गुप्ता के साथ रिजॉर्ट कौन बनाने वाला था? किसकी पत्नी के नाम? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की पत्नी के नाम ज्वाइंट में जो जमीनें हैं वो किन की हैं?
बताइए। इसका जवाब आप मांगते क्यों नहीं भाजपा से? यार कितनी बार मांगू, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जेल जाना, सब कुछ तो कर ली, क्या चाह रहे हो आप मुझसे यार? नहीं, आपने सदन में ये कहा 25 साल की उपलब्धियां नहीं, बीते 25 साल के उन अपराधियों की बात होनी चाहिए जिन्होंने प्रदेश को लूटा। तिवारी कुछ जी, हुआ इसका? तिवारी जी, आपने कहा कि साहब 25 साल का रोड मैप के विजन पर चर्चा होगी। हाँ। जिस 25 सालों में जिस रोड पे चल के आए उसकी भी तो चर्चा यही आपने होगी। कहा था। सबसे पहले तो अगर मैं देहरादून से दिल्ली जा रहा हूँ तो हरिद्वार तक का सफर तय कर लिया तो पहले तो ये बताऊंगा ना पीछे की सड़क कैसी थी। बिल्कुल। या मैं कहूंगा अरे दिल्ली तक की सड़क देखता हूँ कैसी है, पहले तो कहते यार बहुत शानदार सड़क पे चल के आया। फिर आगे जब दिल्ली पहुंचूंगा तब कहूंगा हाँ भाई गडकरी जी ने बहुत अच्छा हाईवे बनाया, बहुत आराम से आया। अब मैं ये कहूं कि सब पीछे से तो खड्डों में टूटता फूटता, कमर में दर्द हो गया, गाड़ी में पंचर हो गया और बेहाल हो गया। अब मैं कहूँ यार कोई बात नहीं, निकल गया, अब आगे की सड़क कैसी है वो देखूंगा। ऐसे थोड़ी चलेगा। अच्छा, धामी जी के बारे में हमने जब बात की लोगों से तो कह रहे 2027 या नहीं 32 में भी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जब पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के ही उनसे मैंने कहा उपलब्धियां बता दीजिए, नहीं बता पाए। कह रहे नहीं, भाजपा जीत रही है इसलिए 32 में भी धामी जी बनेंगे, 27 का भविष्य क्या देखते हैं आप? देखिए आप एक काम करिए, आप उठा के ना पिछला इतिहास देखिए और देखिए किन किन सरकारों में कितना भ्रष्टाचार हुआ। और अभी तक इस सरकार में एक दो मामले सामने ऐसे आए होंगे जो हो सकता है वो भी खड़े किए हुए बनाए गए मामले हैं। अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि इतने वर्षों में उनके द्वारा जो भी पीछे काम किया गया है वो मुझे लगता है कि संतुष्टि करने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, आप धराली आपदा के दौरान देखिए कितना कोहरा था, कितना सब कुछ था, परंतु वो व्यक्ति हेलीकॉप्टर से पहुंच गया। मुख्यमंत्री का राज्य की जनता के प्रति संवेदनशील होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अभी युवा मुख्यमंत्री हैं, मौका मिला उन्हें काम करने का और आगे देखते हैं। अब ये तो जनता तय करेगी भाई कि मुख्यमंत्री कौन बने। दबाव नहीं दिखते हैं आपको? दबाव तो हर मुख्यमंत्री पर रहता है, अपनी ही पार्टी के लोगों का दबाव, वो तो हर जगह है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई पार्टी रही हो, तिवारी जी मुख्यमंत्री बने तो किशोर उपाध्याय जी का दबाव उन पर 5 साल लगातार रहा। हरीश रावत जी ने जितना इस्तेमाल किशोर उपाध्याय जी का किया, मुझे लगता है किशोर उपाध्याय जी का इतना इस्तेमाल कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन अंत में जब उन्हें राज्यसभा भेजने की बात आई तो उन्होंने पर काट दिए। तो आप कभी भी उठा के देख लीजिए, सभी का इतिहास ऐसा रहा है। जनरल खंडूरी रहे तो अन्य लोगों ने काम नहीं करने दिया, बहुगुणा जी रहे तो फिर हरीश रावत जी आ गए, हरीश रावत जी आए तो दूसरे लोग एक्टिवेट। बिल्कुल। तो भाई ये तो कोई भी सरकार रहेगी वो दबाव में मुख्यमंत्री को रहना पड़ेगा। कैबिनेट विस्तार ना होना नाकामी है, सरकार की मर्जी है। मुख्यमंत्री अगर लगता है उनको कि वो सक्षम है, सारे विभाग चला पा रहे हैं, तो उनको बेहतर लगता है। या हो सकता है केंद्र से अनुमति ना मिल रही। अनुमति मतलब क्या? देखिए बिना केंद्र की मर्जी के कोई कैबिनेट विस्तार थोड़ी हो सकता है। बेचैनी तो है विधायकों में, सब में है, हर कोई मंत्री बनना चाहता है। लोग बाग जैसे ही लगता है एक हटा है तो तुरंत लोगों के सूट सिलने शुरू हो जाते हैं कि शायद मैं भी आ जाऊंगा। जब मंत्री थे चंद्र रामदास जी, उनका स्वर्गवास हो गया। कई बड़े विभाग हैं जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, माइनॉरिटीज है, इनको बढ़ जाना चाहिए था तो काम अच्छा होता। बटा हुआ है स्वास्थ्य तो नहीं, स्वास्थ्य और शिक्षा एक ही पास है। हाँ तो ठीक। सदन में बात हुई कि स्वास्थ्य अपने आप में बड़ा विभाग है, उसको जो है इंडिपेंडेंट मिनिस्टर होना चाहिए। ऐसा है, पहले अगर आप देखेंगे तो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों एक विभाग है, एक दूसरे के पूरक है। लेकिन इस बार दोनों अलग अलग हैं। हरक सिंह रावत जी मंत्री थे तो उनके पास वन था तो पर्यावरण किसी और के पास। बिल्कुल। तो ये तो एक टेक्निक होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है कि विभागों को इस तरह से स्प्लिट कर दो कि दोनों काम ही ना कर पाए और जो है जब भी कोई बात हो मेरे पास आना पड़े। चलता रहता है, सरकार है, सरकार ऐसे। देखिए राजनीति क्या है, राजनीति, राज करने की नीति। अब नीति तो आप खुद तय करेंगे कि हमें क्या करनी है। कोई चाणक्य नीति के हिसाब से चलता है, कोई स्वयं की नीति के हिसाब से चलता है। उमेश कुमार की नीति क्या है? मेरी कोई नीति नहीं है, मैं बहुत सीधा सरल सज्जन आदमी हूँ। नहीं, आप टारगेट पे रहते हैं हमेशा। देखिए सुर्खियों पे भी रहते हैं, बयान भी आपके ट्रोल होते हैं,
आप जो कहते हैं उस पर विपक्षियों की नजर होती है, इतना कांग्रेस को टीआरपी नहीं मिलती जितनी उमेश कुमार को मिलती है। मैं तो खुले दिल में जो दिल में आता है वो कहता हूँ, दिमाग से सोचता ही। बाकी लोग दिमाग से राजनीति करते हैं, मैं दिल से करता हूँ। मैं लोगों से जुड़ के राजनीति करता हूँ। मैं आम जन के मुद्दे पर राजनीति करता हूँ। मैं भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति करता हूँ। कानपुर विधानसभा में कोई एक आदमी गंगा जल लेके या कुरान पे हाथ रख के कह दे तो आपके हेलीकॉप्टर पर, आपके बैंक पर, आपकी जेब पर, आपकी घड़ी पर, हर चीज पर नजर होती लोगों की कि उमेश कुमार कहां से इतना कर रहे हैं, सड़क पर राजनीति कर रहे हैं, लोगों भी जा रहे हैं। लेकिन ये लाव लश्कर सोशल मीडिया में दिखता है, किसको दिखाना चाह रहे हैं उमेश कुमार? दबदबा था, दबदबा है, कुछ लोग जलते हैं इससे और दबदबा रहेगा। क्या संदेश देना चाहते हैं इससे? जिनको जलन है वो अपनी जलन बरकरार रखें, हमारा जलवा बरकरार रहेगा। जनता ने प्यार दिया है, ताकत दी है, और ये जो खानपुर के लोगों की ताकत है, इसी ताकत से लोगों को जलन है कि निर्दलीय विधायक इतना ताकतवर क्यों है। और अगली बार फिर कह रहा हूं मैं, आप देखिएगा खानपुर के लोग फिर आपको उसी प्यार, उसी मोहब्बत और इज्जत और शिद्दत के साथ चुन के भेजें। लोग ये कह रहे हैं, अब कांग्रेस और भाजपा दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, उमेश कुमार की नजर 2027 में कुछ विधायकों को जिताकर जोड़ तोड़ करके सीएम की कुर्सी मिल जाए तो बात बन जाए, कुछ ऐसा सीन लेके चल रहे हैं। राजनीतिक आकांक्षाएं किसकी नहीं होती, पर लेकिन आप कहें कि मैं तोड़ के जोड़ के इसको उसके, इतना मेरे पास, मैं किंग बनना चाहते हैं, किंग मेकर नहीं है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, ईश्वरीय सत्ता में यकीन रखिए, कर्म करिए, मेहनत से, इज्जत से, शिद्दत से और मेहनत के साथ अपनी विधानसभा में अपने लोगों का ख्याल रखिए, उनसे प्यार करिए। जो ईश्वर ने आपकी लिए लिखा है, आपकी जो डेस्टिनी है, आप पहुंचोगे भाई। किसी ने सोचा था कि देश के नंबर 1 रीजनल चैनल का मालिक कभी निर्दलीय विधायक बन जाएगा? क्या जिस समय पूरे देश में दबदबा था, एक संदेश था कि समाचार प्लस चैनल जो है वो किसी भी सरकार को गिरा सकता है, बना सकता है, उसके मालिक को एक फर्जी मामले में जेल भेज दिया जाए। और लोगों ने देखा है आपकी तस्वीरें स्टेशन से लेकर जेल तक की, लड़े, संघर्ष किया, फिर अपने को साबित किया। जिन लोगों ने हमें ब्लैकमेलर कहा उनका मुंह काला किया और वापस आए। अब इसी पर आ जाते हैं। हाँ, बीते दिनों मैंने हरीश रावत से बात की, बड़े भावुक थे वो। अब आप देखिए इमोशनल हो जाएंगे उनकी बातों सुन के, कितने भी बड़े आप दुश्मन हो। कहने मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो दाग लगा है वो मिट जाए, मैं उस दाग को लेकर भगवान के पास जाना नहीं चाहता। वो जो स्टिंग की बात कर रहे हैं, वो मरने से पहले इतना भावुक हरीश रावत को आपने कर दिया है। माफ कर दीजिए और बता दीजिए कि क्या था असली खेल। देखो खेल तो वही था जो पूरी दुनिया ने देखा। आपने बात की थी खरीद फरोख्त की, आपने कहा था उमेश इतने एमएलए खरीदवा दो, मेरी सरकार बच जाएगी। फॉरेंसिक भी हो चुकी है, लेकिन एक 74 साल का बुजुर्ग ये कहता है कि मरने से पहले मैं नहीं चाहता कि ये दाग, हाँ, वो लेके भगवान के पास जाऊं। लेकिन क्या करें, ईश्वर जो है सारे कर्मों का हिसाब रखता है। हरीश रावत जी इतिहास उठाकर देखिएगा, जिसके कंधे पर आपने हाथ रखा उसे 6 महीने बाद पता लगा कि मैं जख्म हो गया। आपने तो अपनों को मारा है, आपने तो अपनों की राजनीति खत्म की है। अगर गिनाने लगूंगा ना तो गिनते गिनते थक जाओगे। आपने इतने लोगों की राजनीति खत्म की अपनी राजनीति के चलते। आप तो नरसिम्हा राव के नजदीक जब रहे तो आप 10 जनपद जाना पसंद नहीं करते थे। आज उसी 10 जनपद पे आप माथा टेकते हो। सच्चाई इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, पता लग जाएगा कि 10 जनपद जाते थे या नहीं जाते थे। आप तो सोनिया गांधी से तब आपने मिलना भी बंद कर दिया था उनसे। आपने किशोर उपाध्याय की राजनीति खत्म कर दी। कितनों के नाम बताओ। यानी कांग्रेस को नष्ट करने में, सरकार से दूर करने में देखिए उनकी एक रणनीति रहती थी। वो अलग अलग विधानसभाओं में जहां देखते थे कि मैं अपनी गोटियां बिठा दूं ताकि कांग्रेस के 3-4 शॉट पड़ जाएं और ये दूसरी जगहों से कोई निर्दलीय, कोई किसी अन्य पार्टी से ये जीत के आ जाए मेरे लोग, और फिर ये मुझे समर्थन दे और मैं मुख्यमंत्री बनूं। उनकी सोच है हमेशा 11, 12, 13 चुनाव सत्ता की लड़क उनमें हमेशा रहेगी। कोदा और जमहूरी की बात करते करते वो जो है नजर बार वो दूसरों पर आरोप लगाते हैं, इतनी संपत्ति कहाँ से आई, इतना पैसा कहाँ से आया।
मुझे बस इतना बता दो हरीश रावत जी, कौन सी जादू की झड़ी आपके पास है जिसके कारण आपके बेटे ने 14 करोड़ रुपए की जो है अपनी संपत्ति बताई लोकसभा चुनाव में? कहाँ से आए? आप तो हमेशा, और कोई रोजगार भी नहीं है उसका। तो मैं तो ये कहता हूं उनसे कि भाई कभी कभी ना बहक कर कुछ ना कुछ, उनको स्टिंग का तंज बार बार उठता है हमेशा, दर्द सा है, वो दर्द उनको हमेशा उठता है, उल्टा सीधा बोलते हैं। इलाज किसके पास है दर्द का? इलाज तो देखिए लुकमान हकीम के पास भी नहीं है उनका, ये दर्द तो उनके संग ही जाएगा। सही है। कल आपकी विधानसभा में आ रहे हैं, वो हरिद्वार में आ रहे हैं, कल राज्य स्थापना है। उन्होंने कहा है कि मैं हर की पैड़ी पर आऊंगा, स्नान करूंगा, आचमन करूंगा, यहीं दिन भर बैठूंगा और तप करूंगा। बस उनसे ये पूछ लो, इतनी बड़ी लड़ाई अभी पहाड़ प्लेन की हुई, एक बार मुंह क्यों नहीं खुला, बोले क्यों नहीं हरिद्वार के लिए? आ रहे हो उनसे पूछिए एक बार, जरा कह दें कि हाँ 2000 से पहले के जो लोग हैं उनको, मैं मूल निवास की बात करता हूँ, स्थायी प्रमाण पत्र की बात करता हूँ, कह दें बोले मैं हरिद्वार के लोगों का समर्थन करता हूँ, वो सही है। वो कह दें सदन में जो हरिद्वार के विधायकों ने बोला वो सही है, आए बोले ना हरिद्वार की राजनीति करनी है लेकिन हरिद्वार के मुद्दों पर बात नहीं करनी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते थे, क्यों मुकर गए? नहीं, वो उन्होंने नहीं की थी, पता कि प्रोपेगेंडा है। वाह, फेक थी वो, उनके खिलाफ तो सब फेक ही रहता है। असलियत तो हम लोगों के खिलाफ रहती है। वो तो बेचारे सज्जन सरल आदमी है, कोदा झगोरा खीरा मूली और गाजर खाने वाले। ये 27 का क्या देख रहे हैं? चलिए चलते थे, 27 का क्या देख रहे हैं आप सीट? क्योंकि कहा जा रहा है कि आप भी 10 से 15 सीटों पर आपकी नजर है कि लड़ेंगे, चुनाव जिता के लाएंगे, लड़ेंगे, थर्ड फ्रंट बनाएंगे, कुछ ऐसा है? लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। ईश्वर ने अगर जो हमारी रणनीति है वो चाहे सफल हुई तो लड़ेंगे, यहाँ भी लड़ेंगे, उधम सिंह नगर भी लड़ेंगे, लड़ने में क्या बुराई है? प्लेन सीटें, प्लेन की लड़ाई लड़ेंगे आप, मैदानी लोगों की लड़ाई लड़ेंगे आप, क्या बुराई है? क्या बुराई है? यूकेडी पहाड़ के लोगों की लड़ाई नहीं लड़ रही है? उसे तो मौका मिल गया है, थर्ड फ्रंट है ना, लड़ रही है ना। लेकिन उसका वोट प्रतिशत तो कभी बढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं, क्या हो गया? वोट, कुछ लड़ाइयां सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ी जाती हैं, वोट बैंक के लिए नहीं लड़ी जाती। यानी उमेश कुमार पर्वतीय छोड़ो, मूल जो मैदानी लोग हैं उनके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे, बुराई क्या है? एजेंडा सेट है। एजेंडा क्या होता है? दिल की राजनीति है, तो दिल से राजनीति करते हैं। लोग क्या कह रहे हैं जहां जा रहे हैं? लोग पहले भी प्यार करते थे, आज भी करते हैं। पर्वतीय लोग नाराज होंगे आपसे? नहीं नाराज होंगे, वो जानते हैं उमेश कुमार ने हमेशा उनकी बात की और आज भी वो गलत नहीं है। आप तो कहते गैरसैंण जाएंगे और आप लोगों से आह्वान कर रहे थे जाने। मैंने कब मना किया? मैं तो आज भी, जब उनके अपने विधायक तैयार नहीं है, बताइए, सदन में मैंने कहा हाथ खड़ा कर दो, अरे कर देते, हो गया था काम। आपके कहने पे क्यों करेंगे वो? तो बस यही तो बात है ना, मेरे कहने पे नहीं करना पर अपनी मर्जी से करेंगे। भैया करो ना अपनी सी मर्जी से। वो नहीं चाहते कि आपको श्रेय मिले, वो ले लें, ठीक है। अच्छा, मैंने एक वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट है मीनाक्षी सुमरा, उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि नए जिले बनाने का रोड मैप तैयार है, लगभग 8 से 10 नए जिले बनाने की घोषणा नवंबर में हो सकती है। क्या आपको लगता है कि नए जिलों का बोझ या व्यय सहन करने को उत्तराखंड तैयार है? देखिए 10-12 जिले तो मुझे लगता है जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ जिले वो बना रहे हैं तो बन जाने चाहिए। क्योंकि क्या है कि कुछ जिले इतने बड़े हैं कि वहाँ एक डीएम एसएसपी द्वारा संभव नहीं है, और लोगों को बहुत सारे जिले ऐसे कि सुबह चल के शाम को वो मुख्यालय पहुंच पाते हैं, जिला हेडक्वार्टर, तो उससे लोगों को सुविधा होगी, बन जाना चाहिए। रुड़की को लेकर भी बात हो रही है, बनाए रुड़की को जिला, अच्छी बात है, स्वागत करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। हरिद्वार में कुंभ लगने जा रहा है, अच्छी बात है, जिम्मेदारी बड़ी आपकी भी है कि क्षेत्रीय विधायक हैं आप, कोई बात नहीं, हरिद्वार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो हमेशा तैयार बैठे हैं। क्या सुझाव देंगे सरकार को? बस ये कि जो जो हमारे परदेसी लोग यहाँ आएंगे, जो बाहर से लोग आएंगे, उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं हो, सुरक्षा की दृष्टि से भी हो, अच्छी सड़कें बनाई जाए, लाइट की व्यवस्थाएं अच्छी हो, हाई मास्ट लाइटें लगाई जाएं, और आम जन को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो आम लोग हैं हरिद्वार के, वो बड़े त्रस्त हो जाते हैं, उससे उनके लिए एक रोड मैप जरूर बनाया जाना चाहिए। क्या चुनौतियां हैं आगे? सरकार में अभी सुनी जा रही है, ब्यूरोक्रेट्स सुन रहे हैं। देखिए एक बात समझिए तिवारी जी, उमेश कुमार विधायक के नाते लड़ाई नहीं लड़ता, उमेश कुमार अपने दम पे लड़ाई लड़ता है। मेरे क्षेत्र के काम को
उसके विकास को रोकने का कोई प्रयास करेगा तो मैं किसी की भी ईंट से ईंट बजाने से पीछे नहीं हटता। हमने कितने मुख्यमंत्रियों से लड़ाई लड़ी है, पूरा देश पूरा प्रदेश जानता है, जेल भी गए हम, इनाम भी रखा गया, कुर्की भी हुई, वांटेड भी हुए, लुकआउट सर्कुलर हमने खुद कवर किया उस दौर को। तो इसलिए मैं ज्यादा तनाव लेने वालों में से नहीं हूं। काम तो मेरा करना पड़ेगा, कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, उमेश कुमार की सुननी पड़ेगी, वरना सरकार किसी की भी हो आपको सुनना चाहिए। क्षेत्र के लोगों के काम होने चाहिए, कोई भी विधायक हो रहा है, मैं कह रहा हूँ सुन रहे हैं लोग। आप देखिए ना, जिला अस्पताल बन रहा है, सिडकुल बन रहा है, 4 लेन आ रहा है, 2 लेन बन गई है, बाईपास बन गए हैं, तटबंध बन रहे हैं, स्कूल डेवलप हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री धामी जी कि ये सोचे बिना कि एक निर्दलीय विधायक है, क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, उनका आभारी। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब वेल का तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन सब ठीक है। 27 का रोड मैप बिल्कुल सेट है, 27 का रोड मैप भी सेट है, 32 का भी रोड मैप सेट है, और आगे क्या करना है वो भी सेट है। कांग्रेस का क्या फ्यूचर देख रहे हैं 27 में? कांग्रेस अपनी गुटबाजी से निकल आए। केंद्र अगर इस बात को समझ ले कि उत्तराखंड राज्य की जो गुटबाजी है उसको खत्म कर दे, तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस मजबूत स्थिति में आ सकती है। आखिर में पर्वतीय मूल और पहाड़ी मैदानी मूल जो विवाद चल रहा है उसमें लोगों को क्या संदेश देंगे एज अ विधायक, एज अ जनप्रतिनिधि? कोई गलत बात, कोई अपशब्द राज्य के किसी भी व्यक्ति के प्रति ना बोले, कोई अपशब्द ना कहें, पहाड़ वाले प्लेन के लोगों को कोई अपशब्द ना कहें। जो ये यूट्यूबर्स, जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स जो बाजार में लोगों के पास जाके तुम कहाँ के हो, रुड़की का, तुम कहाँ का है, हरिद्वार का, ये देखो यहाँ पे रुड़की हरिद्वार के, ये सब ना करें। और प्लेन के लोग ने तो कभी भेदभाव किया ही नहीं है, और मैं उन सभी से आग्रह करूंगा कि हमें इस चिंगारी को भड़काना नहीं है, कोई अपशब्द किसी को नहीं कहना, सबका मान सम्मान बना रहे। जो चंद लोग अपमानित करने का प्रयास करते हैं उन्हें जो है मजबूती के साथ जवाब दें। हमसे बात करके बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, ये है उमेश कुमार जी, हरिद्वार में चाहते हैं कि यहाँ अस्थायी राजधानी बने। बात कर रहे हैं प्लेन और पहाड़ के लोगों की, कह रहे हैं चिंगारी भड़कनी नहीं चाहिए, ये मिजाज कम से कम देवभूमि का तो नहीं है। हालांकि 2027 का जो एजेंडा है वो भाजपा धीरे धीरे सेट कर रही है, जिसमें नीली हरी चादर भी है, कब्रिस्तान है, बुलडोजर है, तो अब पहाड़ी मैदान भी है। समझदारी आपको दिखानी है कि 2027 का चुनाव हो या आम जनजीवन का आम दिन हो, उसे क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा चाहिए। कौन देगा? वो चुनी हुई वो सरकार देगी जिसमें सबके लिए एक योजना होगी, सबका साथ होगा। वाकई न सिर्फ बयानों में बल्कि हकीकत में होगा। नमस्कार।